जब कोई काम बिगड़ता है तो आमतौर पर सबसे पहला रिएक्शन होता है कारण ढूंढना। लोग तुरंत ये जानना चाहते हैं कि गलती किसकी थी, किसने सही से काम नहीं किया और जिम्मेदार कौन है। यह व्यवहार आम जिंदगी में सामान्य है, लेकिन युद्ध के मैदान में इसके लिए समय नहीं होता। इराक के रामादी शहर में एक रात अमेरिकी नेवी सील्स की एक यूनिट ऑपरेशन पर थी। इलाका दुश्मन के कब्जे में था और खतरा हर दिशा से था। स्नाइपर्स छिपे हुए थे और हर गली एक संभावित हमला लग रही थी। मिशन स्पष्ट था, इलाके को सुरक्षित करना और पूरी टीम को बिना नुकसान के बाहर निकालना। ऑपरेशन के दौरान एक गंभीर गलती हो गई। एक टीम ने दूसरी टीम को दुश्मन समझ लिया। फायरिंग शुरू हो गई और कुछ समय के लिए हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गए। अपने ही लोग अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे थे। युद्ध में इसे सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक माना जाता है। मिशन किसी तरह पूरा हुआ और सभी लोग बेस पर लौट आए। माहौल तनावपूर्ण था। गुस्सा, भ्रम और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अब वो सवाल उठना तय था जो हर असफलता के बाद उठता है। गलती किसकी थी? कारणों की कमी नहीं थी, रेडियो संचार में समस्या थी। नाइट विजन उपकरण पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थे। इलाके की जानकारी अधूरी थी। तकनीकी और परिस्थितिजन्य बहाने आसानी से दिए जा सकते थे, लेकिन यूनिट के कमांडर ने बातचीत शुरू करते समय बिल्कुल अलग रुख अपनाया। उसने साफ कहा कि इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। उसने किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया, उसने उपकरणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उसने हालात को बहाना नहीं बनाया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर संचार में कमी थी तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि उसने उसे पहले ठीक नहीं कराया। अगर टीम को स्थिति स्पष्ट नहीं थी तो ये उसकी गलती थी कि उसने निर्देश ठीक से नहीं दिए। अगर योजना कमजोर थी तो उसकी जवाबदेही भी उसी की थी। यहीं से एक्सट्रीम ओनरशिप की असली समझ शुरू होती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हर समस्या का बोझ उठाकर लीडर खुद को तोड़ ले। इसका मतलब ये है कि एक लीडर के रूप में जो कुछ भी होता है उसकी अंतिम जिम्मेदारी उसी की होती है, चाहे गलती किसी से भी हुई हो। युद्ध के मैदान में यही सोच टीम को जिंदा रखती है और सामान्य जिंदगी में यही सोच इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है। जोको विलिंक और लीफ बैबिन ने बार बार ये देखा कि जो टीमें सफल होती थीं वे बहाने नहीं बनाती थीं, वे हालात को दोष नहीं देती थीं, वे ये नहीं पूछती थीं कि गलती किसने की, वे यह पूछती थीं कि अब स्थिति को बेहतर कैसे किया जाए। यही सोच उन्हें युद्ध में लगातार सफलता दिलाती थी और यही सोच बाद में उन्होंने बिजनेस और नेतृत्व की दुनिया में लागू की, क्योंकि नेतृत्व के मूल सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं। अगर टीम अच्छा कर रही है तो लीडर को उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, और अगर टीम खराब कर रही है तो लीडर को दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। एक्सट्रीम ओनरशिप साफ कहता है कि लीडर टीम की सफलता और टीम की असफलता दोनों का मालिक होता है। यही बात ईगो को सबसे ज्यादा चुनौती देती है, क्योंकि ईगो जिम्मेदारी से भागना चाहता है, लेकिन यही जिम्मेदारी ग्रोथ की शुरुआत भी होती है। युद्ध के मैदान में बहुत जल्दी यह बात साफ हो जाती है कि टीम की सफलता या असफलता का असली कारण क्या होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ टीमें स्वाभाविक रूप से बेहतर होती हैं और कुछ कमजोर, लेकिन नेवी सील्स के अनुभव इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। एक ही ट्रेनिंग, एक ही संसाधन, एक ही हथियार और एक ही खतरे के बावजूद जब दो टीमों के नतीजे अलग आते हैं तो फर्क लोगों में नहीं बल्कि नेतृत्व में होता है। इराक में ट्रेनिंग के दौरान दो प्लाटून्स का प्रदर्शन लगातार तुलना में आ रहा था। एक टीम हर अभ्यास में बेहतर करती थी, मिशन समय पर पूरा करती थी और समन्वय मजबूत था। दूसरी टीम बार बार गलती कर रही थी, निर्देशों को ठीक से लागू नहीं कर पा रही थी और दबाव में बिखर जाती थी। आम प्रतिक्रिया यही होती है कि कमजोर टीम के लोग ही अयोग्य हैं, लेकिन जोको विलिंक और लीफ बैबिन ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दोनों टीमों के लीडर्स को आपस में बदल दिया। टीम के बाकी सदस्य वही रहे। कुछ ही समय में नतीजे उलट गए। जो टीम पहले कमजोर मानी जा रही थी उसका प्रदर्शन सुधरने लगा और जो टीम पहले सफल थी वो गिरने लगी। इससे एक बात बिना किसी शक के साबित हो गई, टीम की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसे कौन लीड कर रहा है। एक्सट्रीम ओनरशिप का यही मूल सिद्धांत है। अगर टीम खराब प्रदर्शन कर रही है तो लीडर ये नहीं कह सकता कि उसके लोग कमजोर हैं, आलसी हैं या समझदार नहीं हैं। ये सभी बहाने हैं। लीडर का काम बहाने ढूंढना नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी लेना होता है। अगर टीम को लक्ष्य समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि लीडर ने उसे साफ तरीके से समझाया नहीं। अगर लोग प्रेरित नहीं हैं तो इसका मतलब है कि लीडर ने उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया। अगर अनुशासन की कमी है तो इसका मतलब है कि लीडर ने मानक तय नहीं किए या उन्हें लागू नहीं किया। युद्ध में ये सिद्धांत और भी सख्त हो जाता है क्योंकि यहाँ गलती की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक मिशन के दौरान एक जूनियर अधिकारी लगातार गलत निर्णय ले रहा था। स्थिति बिगड़ रही थी और टीम पर खतरा बढ़ रहा था।
बाहर से देखने पर लगता था कि समस्या उसी अधिकारी में है, लेकिन उसके कमांडर ने उसे हटाने या अपमानित करने के बजाय खुद से सवाल पूछे। क्या उसे पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई थी? क्या जिम्मेदारियां स्पष्ट थीं? क्या उसे समय पर फीडबैक मिला था? इन सवालों का जवाब नकारात्मक था। कमांडर ने ओनरशिप ली और अपनी गलती मानी। उसने उस अधिकारी के साथ काम किया, अपेक्षाएं साफ की और जिम्मेदारी का ढांचा स्पष्ट किया। समय के साथ वही अधिकारी बेहतर फैसले लेने लगा और टीम का भरोसा जीत पाया। इससे ये साफ हो गया कि एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को तुरंत दोषी ठहरा दिया जाए, बल्कि ये समझा जाए कि नेतृत्व में कहाँ कमी रह गई। ये भी समझना जरूरी है कि एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। लीडर का काम हर छोटा फैसला खुद लेना नहीं होता। लीडर का काम है लोगों को सक्षम बनाना ताकि वे सही निर्णय ले सकें। लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमेशा लीडर की रहती है। अगर कोई निर्णय गलत हुआ तो लीडर सबसे पहले खुद को देखता है, न कि दूसरों पर उंगली उठाता है। यही सिद्धांत बिजनेस और कॉरपोरेट दुनिया में भी उतना ही लागू होता है। जब बिक्री गिरती है तो बाजार को दोष देना आसान होता है। जब कर्मचारी छोड़कर जाते हैं तो उन्हें बेवफादार कहना आसान होता है। लेकिन असली सवाल ये होता है कि क्या नेतृत्व ने सही दिशा दी थी, क्या अपेक्षाएं साफ थीं और क्या टीम को वो समर्थन मिला था जिसकी उसे जरूरत थी। एक्सट्रीम ओनरशिप ईगो को चुनौती देता है। यह लीडर से यह स्वीकार करने को कहता है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर हो सकती है, और यही स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां से असली नेतृत्व शुरू होता है। जब लीडर जिम्मेदारी लेता है तो टीम उस पर भरोसा करती है, और भरोसे के बिना न तो युद्ध जीता जा सकता है और न ही कोई संगठन खड़ा किया जा सकता है। एक्सट्रीम ओनरशिप का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन युद्ध और नेतृत्व दोनों में यह निर्णायक साबित होता है। किसी भी आदेश को लागू कराने से पहले लीडर को खुद उस पर पूरी तरह विश्वास होना चाहिए। अगर लीडर खुद किसी योजना या फैसले को लेकर संदेह में है तो उसकी टीम उस संदेह को तुरंत महसूस कर लेती है। नेतृत्व में भरोसा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और अगर ऊपर ही विश्वास नहीं है तो नीचे कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। नेवी सील्स में कई बार ऐसे मिशन आते थे जहां ऊपर से आए आदेश व्यावहारिक नहीं लगते थे। समय कम होता था, संसाधन सीमित होते थे और खतरा बहुत ज्यादा होता था। ऐसे हालात में टीम लीडर के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो आदेश पर खुद ही सवाल उठाए, उसे आधा मन से माने और उसी अनिश्चितता के साथ टीम को आगे बढ़ा दे। दूसरा रास्ता ये है कि वो आदेश को पूरी तरह समझे, जरूरत हो तो ऊपर सवाल पूछे, और जब तक खुद संतुष्ट न हो जाए तब तक टीम को न भेजे। एक मिशन के दौरान जॉको की टीम को ऐसा ही एक आदेश मिला जो उन्हें सही नहीं लग रहा था। योजना में खामियां थीं और टीम को लग रहा था कि इससे अनावश्यक जोखिम बढ़ जाएगा। जॉको ने आदेश को सीधे लागू करने के बजाय अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की। उन्होंने समस्या को शिकायत की तरह नहीं बल्कि समाधान की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किन कारणों से योजना कमजोर है और किस तरह उसमें सुधार किया जा सकता है। जब ऊपर से बदलाव मंजूर हुआ और एक स्पष्ट मजबूत योजना बनी, तभी जॉको अपनी टीम के सामने गए। अब उनके पास सिर्फ आदेश नहीं था, बल्कि उस आदेश के पीछे का तर्क भी था। उन्होंने टीम को बताया कि क्या करना है, क्यों करना है और इससे मिशन की सफलता कैसे सुनिश्चित होगी। यहीं से बिलीव का सिद्धांत साफ होता है। लीडर को सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि उसे ये भी दिखाना होता है कि वो खुद उस आदेश पर विश्वास करता है। अगर लीडर का रवैया अनिश्चित होगा तो टीम का भरोसा टूट जाएगा। लोग आदेश तो मान लेंगे, लेकिन पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। बिलीव का मतलब ये भी नहीं है कि लीडर अंधे होकर हर आदेश को सही मान ले। अगर कोई योजना गलत है तो उसे ऊपर तक चुनौती देना भी लीडर की जिम्मेदारी है, लेकिन ये चुनौती ईगो या शिकायत के साथ नहीं होनी चाहिए। इसे तर्क, तथ्य और मिशन की सफलता के संदर्भ में रखना चाहिए। बिजनेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर मैनेजर खुद किसी प्रोजेक्ट की दिशा को लेकर भ्रमित है तो उसकी टीम कभी पूरी तरह कमिटेड नहीं होगी। अगर लीडर खुद मानता है कि लक्ष्य अवास्तविक है या योजना कमजोर है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे लागू कराने की कोशिश करता है, तो नतीजा आधा अधूरा ही होगा। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि अगर लीडर किसी फैसले पर विश्वास नहीं कर सकता तो उसे या तो उस फैसले को बेहतर बनाना होगा या फिर ईमानदारी से ऊपर बात करनी होगी। आधे मन से नेतृत्व करना सबसे खतरनाक स्थिति होती है। ये न युद्ध में चलता है और न ही बिजनेस में। बिलीव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है टीम को मिशन का उद्देश्य समझाना। लोग तब ज्यादा बेहतर काम करते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि उनका काम क्यों जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि ऊपर से आदेश है कभी भी मजबूत नेतृत्व नहीं माना जाता। लीडर को यह दिखाना होता है कि ये मिशन बड़ी तस्वीर में कहां फिट होता है। जब टीम को उद्देश्य समझ आता है और लीडर खुद उस उद्देश्य पर विश्वास करता है, तब एग्जीक्यूशन तेज और प्रभावी हो जाता है।
लोग जिम्मेदारी लेते हैं, पहल करते हैं और कठिन हालात में भी पीछे नहीं हटते। एक्सट्रीम ओनरशिप को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं होते। असली रुकावट लीडर का अपना ईगो होता है। ईगो वो चीज है जो इंसान को अपनी गलतियां देखने नहीं देती और दूसरों की गलतियां गिनाने पर मजबूर कर देती है। युद्ध के मैदान में ईगो सीधे खतरा बन जाता है और बिजनेस में यही ईगो टीम को तोड़ देता है। नेवी सील्स में ईगो की कोई जगह नहीं होती। वहां रैंक जरूरी है, लेकिन रैंक से ज्यादा जरूरी होता है मिशन। अगर कोई जूनियर सैनिक भी किसी योजना में कमी देखता है तो उसे बोलने का अधिकार होता है, लेकिन ये तभी संभव होता है जब लीडर खुद ईगो को नियंत्रण में रखे। एक मिशन की प्लानिंग के दौरान एक जूनियर सील ने जॉको की योजना में एक गंभीर खामी की ओर ध्यान दिलाया। ये आसान स्थिति नहीं थी। सामने यूनिट का कमांडर था और सामने उसकी योजना। बहुत से लीडर्स इस स्थिति में या तो उस बात को नजरअंदाज कर देते या फिर उसे व्यक्तिगत चुनौती मान लेते, लेकिन जॉको ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस सुझाव को ध्यान से सुना, उस पर विचार किया और पाया कि वो सही था। योजना बदली गई और मिशन ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बन गया। यही चेक द ईगो का मतलब है। इसका अर्थ ये नहीं कि लीडर कमजोर हो जाए या फैसले लेना छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि लीडर सच को अपने ईगो से ऊपर रखे। अगर कोई बेहतर विचार है तो उसका स्रोत मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मिशन सफल हो। ईगो अक्सर बहानों के रूप में सामने आता है। लीडर कहता है कि उसकी टीम समझदार नहीं है। वो कहता है कि ऊपर से आदेश गलत हैं। वो कहता है कि हालात उसके खिलाफ हैं। ये सभी ईगो की अलग अलग शक्लें हैं, क्योंकि इनमें जिम्मेदारी बाहर की ओर धकेली जाती है। एक्सट्रीम ओनरशिप इसके ठीक उलट करता है। ये लीडर को मजबूर करता है कि वो पहले खुद को जांचे। क्या मैंने सही तरीके से कम्युनिकेट किया था? क्या मैंने सभी की बात सुनी थी? क्या मैं अपनी राय को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा था? जब लीडर खुद से ये सवाल पूछता है तभी ईगो नियंत्रण में आता है। बिजनेस की दुनिया में ईगो और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहां नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। गलत फैसले धीरे धीरे टीम का मोराल गिराते हैं, अच्छे लोग कंपनी छोड़ देते हैं और प्रदर्शन कमजोर होता चला जाता है। अक्सर लीडर तब भी खुद को सही मानता रहता है, क्योंकि उसकी पोजीशन उसे फीडबैक से दूर कर देती है। चेक द ईगो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि लीडर अपनी गलतियां खुले तौर पर माने। जब लीडर टीम के सामने ये स्वीकार करता है कि उसने गलत फैसला लिया था, तो उसकी अथॉरिटी कमजोर नहीं होती। इसके उलट टीम का भरोसा मजबूत होता है। लोग जानते हैं कि उनका लीडर सच्चाई से भागता नहीं है। युद्ध में ईगो का नुकसान तुरंत दिखाई देता है। गलत योजना, गलत टाइमिंग या गलत जजमेंट जान ले सकती है। इसलिए नेवी सील्स में ईगो को कंट्रोल करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये सिखाता है कि ईगो को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। लीडर का काम है ईगो को सर्वेंट बनाना, मास्टर नहीं। युद्ध के मैदान में अकेले जीतना लगभग असंभव होता है। हर मिशन में अलग अलग टीमें होती हैं, अलग जिम्मेदारियां होती हैं और अलग खतरे होते हैं। अगर ये टीमें अपने अपने हिस्से पर ही ध्यान दें और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखें तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है। नेवी सील्स ने इस समस्या का एक सीधा और व्यावहारिक समाधान निकाला, जिसे वे कवर एंड मूव कहते हैं। कवर एंड मूव का मतलब है कि हर टीम ये समझे कि उसका काम सिर्फ अपना लक्ष्य पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरी टीमों की मदद करना भी है। जब एक टीम आगे बढ़ती है तो दूसरी टीम उसे सुरक्षा देती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कोई भी टीम खुद को अलग नहीं मानती। सबका उद्देश्य एक ही होता है, मिशन की सफलता। इराक में एक ऑपरेशन के दौरान 2 सील टीमों के बीच समन्वय की कमी दिखाई दी। एक टीम जल्दी आगे बढ़ना चाहती थी ताकि मिशन जल्द पूरा हो जाए। दूसरी टीम ज्यादा सतर्क थी और रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। दोनों टीमों ने एक दूसरे को समस्या समझना शुरू कर दिया। एक टीम को लग रहा था कि दूसरी टीम उन्हें रोक रही है। दूसरी टीम को लग रहा था कि पहली टीम उन्हें खतरे में डाल रही है। इस तनाव का असर सीधे मिशन पर पड़ रहा था। लेकिन समस्या टीमों में नहीं थी, समस्या तालमेल की कमी में थी। जब नेतृत्व ने स्थिति को देखा तो उन्होंने दोनों टीमों को एक साथ बैठाया। सभी को यह समझाया गया कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। तेज गति और सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक टीम बिना कवर के आगे बढ़ेगी तो खतरा बढ़ेगा, और अगर दूसरी टीम जरूरत से ज्यादा रुक जाएगी तो मिशन अटक जाएगा। जब दोनों टीमों ने एक दूसरे की भूमिका को समझा और सहयोग शुरू किया तो मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ा। यही कवर एंड मूव का असली अर्थ है। एक्सट्रीम ओनरशिप इस सिद्धांत को सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रखता। बिजनेस में भी अक्सर अलग अलग विभाग एक दूसरे को बाधा मानने लगते हैं। सेल्स टीम को लगता है कि ऑपरेशंस टीम काम धीमा कर रही है। ऑपरेशंस टीम को लगता है कि सेल्स अव्यावहारिक वादे कर रही है। मार्केटिंग और फाइनेंस के बीच भी यही तनाव देखने को मिलता है।
जब हर विभाग सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और बड़ी तस्वीर को भूल जाता है तो संगठन कमजोर होने लगता है। कवर एंड मूव कहता है कि हर टीम को यह समझना होगा कि दूसरी टीमें उसकी दुश्मन नहीं हैं, वे उसी मिशन का हिस्सा हैं। लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये तालमेल बनाए। उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि हर टीम को पता हो कि बाकी टीमें क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। जब एक टीम को समस्या होती है तो दूसरी टीम उसकी मदद करती है, न कि उस पर दोष डालती है। कवर एंड मूव का मतलब ये भी नहीं है कि हर टीम अपना काम छोड़ दे। इसका मतलब है कि सभी टीमें अपने अपने हिस्से को पूरी ईमानदारी से निभाएं और साथ ही एक दूसरे का समर्थन करें। युद्ध में ये सिद्धांत जान बचाता है, बिजनेस में ये संगठन को टूटने से बचाता है और जिंदगी में ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। युद्ध के मैदान में एक समय ऐसा आता है जब हर तरफ से समस्याएं सामने आती हैं, गोलियां चल रही होती हैं, जानकारी अधूरी होती है और हर सेकंड में कोई नया खतरा उभर सकता है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं होता कि समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि ये होता है कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ सामने होती हैं। अगर लीडर सब कुछ एक साथ हल करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएगा। नेवी सील्स इस स्थिति से निपटने के लिए प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट का सिद्धांत अपनाते हैं। इसका अर्थ है कि लीडर हालात को तेजी से समझे, सबसे बड़ी और सबसे तत्काल समस्या को पहचाने और फिर उसी पर पूरा ध्यान लगाए। जब वो समस्या नियंत्रण में आ जाती है तब अगली समस्या पर ध्यान दिया जाता है। इराक में एक ऑपरेशन के दौरान जॉको की टीम को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। टीम दुश्मन के इलाके में फंसी हुई थी। एक तरफ से फायर आ रहा था, दूसरी तरफ रास्ता बंद था और रेडियो कम्युनिकेशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर टीम लीडर हर समस्या पर एक साथ प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता तो पूरी यूनिट बिखर सकती थी। लीडर ने पहले सबसे बड़े खतरे की पहचान की। दुश्मन का फायर तुरंत जानलेवा था। उसने टीम को पहले उस दिशा में ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। जब वो खतरा कुछ हद तक नियंत्रण में आ गया तब उसने मूवमेंट पर ध्यान दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन को ठीक करने पर काम किया। यह प्रक्रिया सरल लग सकती है, लेकिन दबाव में इसे लागू करना बेहद कठिन होता है। डर और अफरा तफरी इंसान को एक साथ कई फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट लीडर को मजबूर करता है कि वो दिमाग को शांत रखे और एक समय में एक सही फैसला ले। एक्सट्रीम ओनरशिप के अनुसार अगर टीम घबरा रही है या गलत प्राथमिकताएं तय कर रही है तो जिम्मेदारी लीडर की है। लीडर को हालात को सिंप्लीफाई करना होता है ताकि टीम को साफ दिशा मिल सके। बिजनेस में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। जब कोई प्रोजेक्ट फेल होने लगता है तो मीटिंग्स बढ़ जाती है, ईमेल्स की संख्या बढ़ जाती है और हर कोई हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। नतीजा ये होता है कि टीम उलझ जाती है और असली काम रुक जाता है। प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट कहता है कि लीडर को पहले यह तय करना होगा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है। सभी को उसी पर काम करने के लिए कहा जाए, बाकी मुद्दों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। जब सबसे जरूरी काम पूरा हो जाए तब अगला कदम उठाया जाए। ये सिद्धांत टीम में भरोसा भी पैदा करता है। जब लोग देखते हैं कि उनका लीडर घबराता नहीं है और स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर रहा है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे जानते हैं कि हर समस्या का हल एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन सही क्रम में किया जा सकता है। युद्ध में प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट जीवन बचाता है। बिजनेस में ये समय और संसाधनों की बर्बादी रोकता है और व्यक्तिगत जीवन में ये तनाव को कम करता है। जैसे जैसे मिशन जटिल होते जाते हैं वैसे वैसे एक सच्चाई सामने आती है। एक ही व्यक्ति हर फैसले को नियंत्रित नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर हर छोटी बात के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार किया जाए तो मौके निकल जाते हैं और खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या का समाधान है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का मतलब है कि लीडर जिम्मेदारी को छोटे हिस्सों में बांट देता है। हर टीम लीडर को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है और उसे ये आज़ादी होती है कि वो अपने स्तर पर फैसले ले सके। लेकिन ये आज़ादी बिना दिशा के नहीं होती। बड़ी तस्वीर हर किसी को साफ पता होती है। नेवी सील्स में कोई भी मिशन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति ये समझे कि उसका काम क्या है और उसका काम पूरे मिशन से कैसे जुड़ा है। जब सभी को उद्देश्य स्पष्ट होता है तब उन्हें हर कदम के लिए आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऑपरेशन के दौरान कई सील टीमें एक ही इलाके में काम कर रही थीं। कम्युनिकेशन सीमित था और हालात तेजी से बदल रहे थे। अगर हर टीम हर फैसले के लिए मुख्य कमांडर से निर्देश लेती तो मिशन रुक जाता। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी पहले से बांटी गई थी, हर टीम लीडर अपने क्षेत्र में स्थिति के अनुसार फैसले ले पा रहा था। यही डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की ताकत है। यह गति बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी शर्त है। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड तभी काम करता है जब टीम अच्छी तरह प्रशिक्षित हो और लीडर भरोसा करना जानता हो। अगर लीडर हर समय नियंत्रण अपने पास रखना चाहता है तो ये सिद्धांत असफल हो जाता है।
एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि अगर कोई जूनियर लीडर गलत फैसला लेता है तो उसे तुरंत दोषी ठहराने के बजाय ये देखा जाना चाहिए कि क्या उसे सही जानकारी और जिम्मेदारी दी गई थी। अगर बड़ी तस्वीर साफ नहीं थी तो गलती फिर से ऊपर जाती है। बिजनेस में ये समस्या बहुत आम है। कई मैनेजर्स सब कुछ खुद अप्रूव करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि इससे नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन असल में इससे निर्णय धीमे हो जाते हैं और टीम निर्भर बन जाती है। लोग खुद सोचना बंद कर देते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड बिजनेस में कहता है कि हर टीम लीडर को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाए और उसे अपने क्षेत्र में फैसले लेने की आज़ादी दी जाए। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि कंपनी का विजन और प्रायोरिटीज सबको समझ में आए हों। ये संतुलन आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आज़ादी अराजकता पैदा कर सकती है और बहुत ज्यादा नियंत्रण संगठन को जकड़ देता है। लीडर का काम है इस संतुलन को बनाए रखना। युद्ध में डिसेंट्रलाइज्ड कमांड मिशन को तेज और प्रभावी बनाता है। बिजनेस में ये नवाचार और जिम्मेदारी को बढ़ाता है और जिंदगी में ये भरोसे की संस्कृति बनाता है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ अपने नीचे काम करने वालों को दिशा देना होता है, लेकिन असली नेतृत्व सिर्फ नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर भी किया जाता है। नेवी सील्स में ये बात बहुत स्पष्ट है। हर लीडर एक ही समय में किसी का कमांडर होता है और किसी का अधीनस्थ भी। युद्ध के मैदान में आदेश ऊपर से आते हैं, लेकिन उन आदेशों को लागू करना नीचे की टीम की जिम्मेदारी होती है। अगर ऊपर से आया आदेश अधूरा है, अस्पष्ट है या जमीन की स्थिति से मेल नहीं खाता तो नीचे की टीम सबसे पहले उसका असर झेलती है। ऐसे में लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऊपर तक सही जानकारी पहुंचाए। एक मिशन के दौरान जॉको की यूनिट को ऐसा आदेश मिला जो वास्तविक हालात को पूरी तरह नहीं समझ रहा था। अगर वे बिना सवाल किए उस आदेश को लागू करते तो मिशन खतरे में पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने इसे टकराव का मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जमीन की सटीक स्थिति समझाई, जोखिम बताए और बेहतर विकल्प सुझाए। यह लीडिंग अप का सही तरीका है। ऊपर की ओर नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि आदेशों का विरोध किया जाए। इसका मतलब है कि आदेशों को बेहतर बनाने में मदद की जाए। यह तभी संभव होता है जब लीडर ईगो को नियंत्रण में रखे और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे। लीडिंग डाउन का मतलब है कि ऊपर से मिले आदेशों को साफ और सरल भाषा में नीचे तक पहुंचाया जाए। अगर लीडर खुद आदेश को लेकर भ्रमित है या उसमें विश्वास नहीं करता तो उसकी टीम भी भ्रमित रहेगी। इसलिए लीडर का काम है कि वो आदेश को समझे, उसे सरल बनाए और टीम को उसका उद्देश्य बताए। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि अगर ऊपर से आया आदेश गलत साबित होता है तो नीचे की टीम को ब्लेम करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी लीडर की ही होती है। लीडर को ये देखना होता है कि क्या उसने ऊपर तक सही तरीके से बात रखी थी और क्या उसने नीचे की टीम को सही मार्गदर्शन दिया था। बिजनेस में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कई मैनेजर सिर्फ ऊपर की बात मानते हैं और नीचे की टीम की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ नीचे की टीम का पक्ष लेते हैं और ऊपर के फैसलों को गलत बताते रहते हैं। दोनों ही स्थितियां संगठन को नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा लीडर दोनों दिशाओं में संतुलन बनाता है। वो ऊपर के फैसलों को समझता है, उन्हें जमीन की हकीकत से जोड़ता है और नीचे की टीम तक सही तरीके से पहुंचाता है। अगर कहीं टकराव है तो वो उसे संवाद के जरिए सुलझाता है, न कि शिकायत के जरिए। युद्ध में ये संतुलन जान बचाता है, बिजनेस में ये संगठन को स्थिर रखता है और जिंदगी में ये भरोसे और सम्मान की नींव बनाता है। युद्ध में योजना बनाना अनिवार्य है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी योजना पहली गोली चलने के बाद वैसी नहीं रहती। फिर भी योजना बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना योजना के टीम के पास दिशा नहीं होती। एक्सट्रीम ओनरशिप ये सिखाता है कि योजना का उद्देश्य हर स्थिति को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि टीम को स्पष्ट उद्देश्य और दिशा देना होता है। नेवी सील्स में किसी भी मिशन से पहले विस्तृत प्लानिंग की जाती है। इलाके की जानकारी, संभावित खतरे, टीम की भूमिका और कॉन्टिंजेंसी प्लान्स पर चर्चा होती है। लेकिन अच्छी योजना का मतलब जटिल योजना नहीं होता। जटिल योजनाएं दबाव में सबसे पहले टूटती हैं। एक ऑपरेशन के दौरान जॉको की यूनिट ने देखा कि बहुत ज्यादा डिटेल वाली योजना ने टीम को धीमा कर दिया। हर छोटे कदम के लिए अलग निर्देश थे। जैसे ही हालात बदले, टीम उलझ गई। तब यह समझ आया कि योजना का असली मूल्य उसकी सादगी में है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि योजना इतनी सरल होनी चाहिए कि हर व्यक्ति उसे समझ सके। अगर टीम का कोई सदस्य योजना को ठीक से समझ नहीं पा रहा तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि योजना में है। लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो योजना को सिंप्लीफाई करे। योजना बनाते समय सबसे जरूरी सवाल होता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो टीम बदलते हालात में भी सही फैसले ले सकती है। अगर उद्देश्य अस्पष्ट है तो सबसे अच्छी योजना भी बेकार हो जाती है। युद्ध में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी टूट सकता है। जब ऐसा होता है तब लोग योजना नहीं बल्कि उद्देश्य के आधार पर काम करते हैं।
अगर उद्देश्य सही तरीके से समझाया गया है तो टीम बिखरती नहीं है। बिजनेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई कंपनियां मोटी मोटी योजनाएं बनाती हैं, प्रेजेंटेशंस बनती हैं और प्रक्रियाएं लिखी जाती हैं, लेकिन जब बाजार की स्थिति बदलती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें असली उद्देश्य समझ में नहीं आता। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि लीडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना सरल हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और हर व्यक्ति को पता हो कि उसकी भूमिका क्या है। योजना का काम लोगों को बांधना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। एक अच्छी योजना लचीली होती है, वह बदलाव की गुंजाइश छोड़ती है। लीडर को यह स्वीकार करना होता है कि हालात बदलेंगे और फैसले लेने पड़ेंगे। योजना को ईगो का हिस्सा बना लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलना ही नेतृत्व है। युद्ध में अच्छी योजना टीम को आत्मविश्वास देती है। बिजनेस में ये संसाधनों की सही उपयोग सुनिश्चित करती है और जिंदगी में ये अनिश्चितता को कम करती है। युद्ध के मैदान में जीत मिलना अंत नहीं होता। कई बार असली खतरा जीत के बाद शुरू होता है। जब मिशन सफल हो जाता है तो ढील देने का मन करता है, सतर्कता कम हो जाती है, प्रक्रियाएं ढीली पड़ने लगती हैं और लोग मान लेते हैं कि अब सब ठीक है। नेवी सील्स के अनुभव बताते हैं कि यही सोच अगली हार की शुरुआत होती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का एक केंद्रीय सिद्धांत है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। इसका मतलब यह है कि सख्त अनुशासन इंसान को सीमित नहीं करता बल्कि उसे आज़ादी देता है। जब प्रक्रियाएं, ट्रेनिंग और व्यवहार में अनुशासन होता है तब मुश्किल हालात में निर्णय लेना आसान हो जाता है। नेवी सील्स में छोटी छोटी चीजों पर भी अनुशासन सिखाया जाता है। हथियारों की सफाई, समय पर रिपोर्ट करना, स्पष्ट कम्युनिकेशन और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का पालन। बाहर से देखने पर यह कठोर लग सकता है, लेकिन युद्ध में यही अनुशासन जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। एक ऑपरेशन के बाद जब यूनिट ने लगातार सफल मिशन पूरे किए तो कुछ जगहों पर ढील दिखने लगी। तैयारी उतनी गंभीर नहीं रही, ब्रीफिंग्स छोटी होने लगीं और लोगों ने मान लिया कि वे हालात को संभाल लेंगे। इसी दौरान एक मिशन में छोटी सी लापरवाही ने पूरी टीम को खतरे में डाल दिया। नुकसान टल गया, लेकिन संदेश साफ था, अनुशासन में थोड़ी सी भी कमी स्वीकार्य नहीं है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि लीडर सख्त और कठोर बन जाए। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड स्पष्ट हों और हर हाल में लागू हों। जब स्टैंडर्ड्स तय होते हैं तो टीम को अंदाजा होता है कि उनसे क्या अपेक्षा है। इससे भ्रम कम होता है और भरोसा बढ़ता है। बिजनेस में भी ये सिद्धांत उतना ही लागू होता है। जब संगठन में स्पष्ट प्रक्रियाएं, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी का अनुशासन होता है तो लोग रचनात्मक बन पाते हैं। अगर बुनियादी चीजें अव्यवस्थित हों तो पूरी ऊर्जा उन्हें संभालने में चली जाती है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये सिखाता है कि लीडर को जीत के समय भी वही अनुशासन बनाए रखना चाहिए जो संघर्ष के समय था। जीत ईगो को बढ़ाती है और ईगो अनुशासन को कमजोर करता है। इसलिए लीडर का काम है कि वो स्टैंडर्ड्स को लगातार बनाए रखे। डिसिप्लिन से ही फ्रीडम आती है, क्योंकि तब लीडर और टीम को हर फैसले पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें भरोसा होता है कि वे कठिन हालात में भी सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। युद्ध में ये सिद्धांत जान बचाता है, बिजनेस में ये स्थिर सफलता बनाता है और व्यक्तिगत जीवन में यह नियंत्रण और स्पष्टता देता है। यही एक्सट्रीम ओनरशिप की मूल शिक्षा पूरी होती है। जिम्मेदारी लेना, ईगो को नियंत्रण में रखना, स्पष्ट योजना बनाना, सही प्राथमिकताएं तय करना, तालमेल बनाना और अनुशासन बनाए रखना। यह कोई एक तकनीक नहीं है बल्कि सोचने का तरीका है। अगर कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि लीडर कभी हालात का शिकार नहीं होता। वो हालात की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें बदलने की कोशिश करता है। यही एक्सट्रीम ओनरशिप है। आज जो तुमने सुना वो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं था। यह कोई जल्दी अच्छा महसूस कराने वाला विचार भी नहीं था। एक्सट्रीम ओनरशिप एक कठोर सच्चाई है। ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गलत है उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। ये मान लेना आसान है कि सिस्टम खराब है, लोग बेकार हैं, हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ये सोच तुम्हें आराम तो दे सकती है, आगे नहीं बढ़ा सकती। एक्सट्रीम ओनरशिप आराम नहीं देता, ये जिम्मेदारी देता है और जिम्मेदारी भारी होती है। नेवी सील्स इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे बहाने नहीं बनाते। वे हालात को दोष नहीं देते। वे अपने ईगो को रास्ते से हटाते हैं और ये मानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। यही सोच युद्ध में जान बचाती है और यही सोच जिंदगी में पहचान बनाती है। अगर टीम हार रही है तो लीडर खुद को देखता है। अगर योजना फेल हो रही है तो लीडर उसे बदलता है। अगर लोग भ्रमित हैं तो लीडर स्पष्टता लाता है। एक्सट्रीम ओनरशिप में कोई छुपने की जगह नहीं होती। ये रास्ता कठिन है, इसमें ईगो टूटता है, इसमें एक्सक्यूजेज मरते हैं, लेकिन इसी रास्ते से भरोसा पैदा होता है, अनुशासन बनता है और असली आजादी मिलती है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है,
सवाल यह है कि तुम किस तरह के लीडर बनना चाहते हो। वो जो हालात को दोष देता है या वो जो हालात की जिम्मेदारी लेता है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है कि लीडरशिप कोई पद नहीं है, ये एक निर्णय है, हर दिन लिया जाने वाला निर्णय, और यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो तुम किसी भी मैदान में जीत सकते हो, युद्ध हो या जिंदगी।